ठीक है जी। हमने पिछली क्लास में ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ट्यूरिंग मशीन को रीप्रोग्रामेबल, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन रीप्रोग्रामेबल नहीं है तो यूटीएम हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं जो कि रीप्रोग्रामेबल है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम उसकी इनकोडिंग स्कीम जनरेट करते हैं। 3 टेप यूज़ करते हैं और 3 टेप पे एक पे मशीन की डिस्क्रिप्शन होगी और दूसरी पे हमारे पास कंटेंट ऑफ मशीन होगी और तीसरी पे हमारे पास स्टेट्स ऑफ मशीन्स होती हैं। और इनकोडिंग में हमने सीखा था कि किस तरह से भी कोडिंग जनरेट करते हैं। कोई भी आप कोडिंग स्कीम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने यूनरी सिस्टम यूज़ किया और हाँ, इससे हमने Q1 Q2 Q3 को 1 1 1 और 1 1 1 और लेफ्ट राइट को 1 1 1 कोडिंग दी। फिर उसके बाद सर सीखी थी जी। सर ये स्टेट ऑफ मशीन में भी इनकोडिंग में लिखेंगे हम उसकी स्टेट्स जी जो कोडिंग टेप 3 है उसमें। जी जी कंप्लीट इनकोडिंग में लिखेंगे आप सब कुछ। ठीक है सर। ट्रांजिशन फंक्शन को भी इनकोडिंग में लिखेंगे, ठीक है, यूटीएम में, क्योंकि हमारे पास एवरीथिंग इज ए बाइनरी होती है ना, जैसे मशीन में चाहे हमारा आस्की हो, चाहे यूनिकोड हो, चाहे सिंधी लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू हो, हर चीज़ को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनकोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रांजिशन फंक्शन को हमने कन्वर्ट किया था इनकोडिंग में। फिर उसके बाद हमने दो ट्रांजिशन के दरमियान $0 यूज़ करते हैं सेपरेटर। और इस तरह से जब हम कंबाइन कर देते हैं किसी मशीन की डिस्क्रिप्शन, तो टेप 1 पे हमारी मशीन की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। एक मशीन की डिस्क्रिप्शन रखेंगे, फिर दूसरी मशीन की डिस्क्रिप्शन रखेंगे और तीसरी मशीन की रखेंगे। और इस तरह से अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारी जो लैंग्वेज बनती है यूटीएम की, तो हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ यूटीएम इज मशीन ऑफ मशीन्स। और दूसरे शब्दों में मशीन कह सकते हैं कि यूटीएम जो है वो सिमुलेटर है, वो किसी भी मशीन को सिमुलेट कर सकता है। एट अ टाइम वन मशीन को सिमुलेट करेगा। अगर यूनी प्रोसेसर की बात करें जैसे हम, तो यूटीएम हमारे पास दूसरा यूनी प्रोसेसर में एट अ टाइम वन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम ट्यूरिंग यूटीएम जो है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, वो एट अ टाइम जो है एक प्रोग्राम को, एक मशीन को अपने अंदर लोड करेगी और उसके लिहाज से स्ट्रिंग को प्रोसेस कर देगी। तो लैंग्वेज ऑफ आपकी जो बनती है लैंग्वेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, वो बन जाएंगी कि आप उनको कन्वर्ट करते हैं कि जो फर्स्ट है वो ट्यूरिंग मशीन 1 की डिस्क्रिप्शन है, सेकंड ट्यूरिंग मशीन 2 की, 3 की एंड सो ऑन। और ये इनकोडिंग्स के अंदर हमारे पास स्टोर होगी। अब हम एक कंसेप्ट लेके जाते हैं कि क्या ऐसा भी आता है कि हमारी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन या ट्यूरिंग मशीन इटसेल्फ तो किसी प्रॉब्लम के ऊपर स्टकअप हो जाए, मतलब कि वो काउंटेबल ना रहे उसके लिए या कंप्यूटेबल ना रहे। तो हम कहते हैं वो कंप्यूटेबल का कंसेप्ट डिस्कस करने में हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, हमारा वो है काउंटेबल का कंसेप्ट। ये हमने डिस्क्रीट में भी कवर किया था और अभी हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में इसको रिविजिट करते हैं। काउंटेबल सेट्स में आपको याद होगा, काउंटेबल सेट्स हम कहते हैं ऐसे सेट्स में उनको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, या तो काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। कौन से सेट्स? इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट तो वैसे ही काउंटेबल होते हैं डिफॉल्ट, लेकिन इनफाइनाइट में भी हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल किस बेसिस पे कहते हैं? हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन हम बनाते हैं काउंटेबल की, वो ये है कि अगर हम किसी भी सेट को नेचुरल नंबर के सेट पे 1 to 1 मैप कर ले तो वो हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर हम नेचुरल नंबर में हम बता सकें कि ये एलिमेंट नंबर 1 है, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, यानी उसको नंबरिंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर पे उसको प्रोसेस किया जा सके, नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 मैपिंग हो जाए, तो हम उसको कहते हैं वो काउंटेबल है। अगर ऐसा ना हो सके तो वो काउंटेबल नहीं रहता। मिसाल के तौर पे इवन नंबर को अगर हम काउंट करें तो हम कह सकते हैं कि जी 0 इज फर्स्ट इवन नंबर एंड 2 इज सेकंड इवन नंबर, 4 इज थर्ड इवन नंबर। तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर के साथ इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं या मैपिंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी n+1 हमारे पास बिलोंग करता है, 2n कॉरेस्पॉन्ड टू n+1। मतलब ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 5 × 10 10, 10 कॉरेस्पॉन्ड टू 6th एलिमेंट नंबर। तो हमारा जो छठा इवन नंबर होगा वो हमारा 10 होगा। और इसी तरह n की वैल्यू अगर हम 100 रखें और हम बोलेंगे 200 नंबर जो है वो इन इवन नंबर में क्या आएगा, तो हम कहेंगे 101वां नंबर यानी 101 1 जो है वो हमारा 200 जो है वो 101वां इवन नंबर होगा। तो इस तरह से आप इसकी मैपिंग नेचुरल नंबर के ऊपर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मैपिंग कर सकें नेचुरल नंबर पे तो आप कहेंगे वो काउंटेबल है। ये सेट काउंटेबल की एग्जाम्पल है। ऑड नंबर पे ले तो वो भी ऑड नंबर भी काउंटेबल होगा, प्राइम नंबर ले तो वो भी हम काउंटेबल रहेगा अगर उसकी 1 से 1 मैपिंग करें। जी फिदा पूछें, क्वेश्चन है कोई? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये सर क्वेश्चन है, हम्म क्वेश्चन है। पूछें।
आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल जो नंबर है, जो इवन नंबर आप बता रहे हैं, इवन इंटीजर, आप कह रहे हैं कि ये काउंटेबल ही, ये तो इवन नंबर जो हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में होते हैं वो तो अनकाउंटेबल ही, एक के बाद एक 10 इस अनकाउंटेबल तरह से जाएगी। इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल नहीं है। इनफाइनाइट है लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है। दोनों में डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है जी। हमने डिफरेंस बता दी अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट ये है कि आपकी देखें सीक्वेंस चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। काउंटेबल हम उसको ये कहते हैं कि देखिए अगर हम उन नंबर को प्रोसेस करना चाहें तो हमारे पास एक प्रोसेस करने के लिए तरीकाकार है कि हम बता सकते हैं कि जी कितने नंबर प्रोसेस हो चुके हैं और कितने रह चुके हैं, उनकी नेचुरल नंबर के ऊपर मैपिंग कर लें। मतलब जैसे मैंने इवन नंबर का कहा, मैंने कहा देखें जी फर्स्ट नंबर जो है 0 वो फर्स्ट इवन नंबर है, सेकंड इवन नंबर है, थर्ड इवन नंबर है। अगर हम इस तरह से 1 to 1 मैपिंग कर लें, इवन नंबर कितने हैं इनफाइनाइट, तो आपके नेचुरल नंबर कितने हैं वो भी इनफाइनाइट है। तो आप कहते हैं लेट्स सपोज 1 करोड़ एक नंबर आता है, तो आप कहते हैं वो कितना नेचुरल नंबर होगा, तो वट एवर जो आपके पास नंबर होगा वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के ऊपर मैपिंग हो रही होगी, इसकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही होगी। अगर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाए नंबर, यानी ऐसा सेट हो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना सके हम, तो वो सेट्स कहलाएंगे काउंटेबल, चाहे वो इनफाइनाइट ही हो। लेकिन कुछ सेट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी हम 1 to 1 मैपिंग नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हम 1 to 1 मैपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। रियल नंबर की 1 to 1 मैपिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम कोई, या हम रैशनल नंबर की डायरेक्ट हम 1 to 1 मैपिंग नहीं कर सकते, अगर हम कोई प्रोसेस बना सकें ऐसा जिससे हम 1 to 1 मैपिंग कर सकें, तो हम वो कहेंगे वो काउंटेबल बन जाए, ठीक है। तो वो काउंटेबल बन जाएंगे। जैसे आप सिंपल में अगर बात करें कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन वैसे हमें काउंट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसकी इन्यूमरेशन करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं कि घर नंबर 1 में कितने लोग हैं, घर नंबर 2 में कितने लोग हैं, इस तरह से हम काउंट करना शुरू करते हैं, तो वो काउंटेबल में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ ये पॉपुलेशन जो हमने काउंट की है ये बस फिक्स है, इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। हो सकता है जिस दौरान आपकी मर्दमशुमारी चल रही थी उसी दौरान हज़ारों लोग और पैदा हो गए। तो आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप ये नहीं कहते ये फाइनाइट है, आप ये कहते हैं कि हमने उसको प्रोसेस कर लिया डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद मैपिंग कर दी उसकी नेचुरल नंबर के साथ। अब डेटा तो इनफाइनाइट है, इंक्रीज होता रहेगा, तो इसी तरह से आपका जो जिस नंबर पे आप मैपिंग कर रहे हैं वो भी इनफाइनाइट है, वो भी इंक्रीज होता रहेगा। तो जब मैपिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करेगी तो हम कहेंगे हमने एक प्रोसेस बना दिया, डिक्लेयर कर दिया कि उसके किस तरह से 1 to 1 मैपिंग कर सकेंगे, तो वो काउंटेबल बन जाएंगे। लेकिन कुछ सेट ऐसे भी आएंगे जिसकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकेगी, वो अनकाउंटेबल कहलाएंगे। आगे हम अगर डिस्कस करें जो हमारे रैशनल नंबर हैं, इसकी 1 to 1 डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर देखें हम 1/2, 1/3/4, 7/8, ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर हम इनको काउंट करना शुरू कर दें, अगर हम सीधा तरीका इसका इस्तेमाल करें नाइव प्रोसेस, तो नाइव प्रोसेस में क्या होगा, अगर मैं बोलूं रैशनल नंबर 1/1 इज फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैं उसके ऊपर मैप हो जाता है, और 1/2, 1/3, 1/4, अगर हम इस सीक्वेंस से चलें तो ये सीक्वेंस आप देखिए 1 नीचे जो नंबर आ रहा है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इस तरह से आप चलते जाएंगे, आप कभी भी 2/1 पे नहीं आएंगे, आप 1 समथिंग पे चलते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस तरह से अगर हम काउंट करें तो ये नंबर अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो लिहाजा हम कहते हैं देखें ये जो रैशनल नंबर है ना वो अनकाउंटेबल है। लेकिन हम कहते हैं अगर हम इसका कोई प्रोसेस ऐसा बना ले कि हम इन नंबर को काउंट कर सके, तो हम इसको प्रूव कर देंगे ये काउंटेबल है। हम कहते हैं देखिए नाइव प्रोसेस तो ये है कि जिससे हम अगर इस तरह से मैपिंग करें तो 2/1, 2/3, 4/1, 4/3, 5/1, 5/3 का नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका प्रोसेस चेंज कर दें, ये जो हमारा प्रोसेस है ना वो कभी नहीं काम करेगा, लेकिन हम प्रोसेस का चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अप्रोच ये यूज करें कि 1/1 नंबर ये है, उसके बाद आप सेकंड जो नंबर यूज करें, आप बोले उसका सेकंड नंबर ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर आपका ये है, थर्ड नंबर ये है, फोर्थ नंबर ये है, फिफ्थ नंबर ये है, सिक्स नंबर ये है, 7 नंबर ये है, 8 ये है। अब देखें आप, अब आपके पास क्या होगा कि इस प्रोसेस से आप तमाम नंबर्स को
काउंट कर लेंगे और इसमें 1/2 भी आ जाएगा, 2/1 भी आ जाएगा, 1/3 भी आ रहा है, 3/1 भी आ रहा है। और इसमें भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आप कहेंगे देखें जी द वर्थ ऑफ 1/1 इज 1, द वर्थ ऑफ, अगर आप इसी तरह से चलते जाएं 2/2 इज 1, इसी तरह से आपका जो 3/3 होगा वो क्या होगा, या 4/4 होगा, यहाँ जाके 4/4 लिखेंगे वो किसके बराबर होता है, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे नंबर्स को आप कैंसिल कर देते हैं, 1/1 एक दफा काउंट कर लिया, बस एक दफा काउंट कर लें इसको, 2/2 को काउंट कैंसिल कर दें, जो आपका 3/3 होगा उसको आप क्या करेंगे, बोलेंगे एक दफा काउंट हो चुका, उसको कैंसिल कर दें। तो आपके पास जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच आ जाएगी, रियल अप्रोच, जिसमें आप वो नंबर जो कल दफा काउंट हो चुके हैं उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, तो ये आपके काउंटिंग मेथोडोलॉजी जनरेट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये सेट इस प्रोसेस से काउंटेबल बन जाएगा, अदरवाइज वो काउंटेबल नहीं था। जी मुर्तजा सर अगर जो हम तरीके से ही कह रहे हैं कि काउंटेबल है, और तो अगर हम इस सीक्वेंस में जा रहे हैं कि 0.1 0.2 0.3 और हम एंड सो ऑन हम चलते जा रहे हैं, तो 0.1 और 0.2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो फिर हम उस सीक्वेंस को तो मिस कर रहे हैं रैशनल नंबर्स में स्पेशली। ये हम सिर्फ ले रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं कि वही तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1/1 अगर हम कर रहे हैं, अगर हम ये सीक्वेंस बनाते हैं जो बीच में दरमियान में आप नंबर कह रहे हैं ना, वो नंबर कहाँ से आ रहे हैं, वो इन्हीं नंबर से तो आ रहे हैं, बाकी से दरमियान में कौन सा नंबर है, देखिए 1/1 क्या है 1, और 1/2 क्या होगा 0.5। हाँ तो दरमियान का जो नंबर हो वो इन्हीं नंबर से तो जनरेट हो रहा है, नीचे वाली सीक्वेंस से। हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि नीचे वाली सीक्वेंस जो नंबर जनरेट करेगी वो वाली मिसिंग कर रहे हैं हम। अगर हम इस सीक्वेंस में चलते गए सीधे तो ये वाले नंबर नहीं आएंगे जो इसके बीच में आने चाहिए थे, ठीक है। 3/2 है, जैसे 3/2 जो है वो इनके दरमियान में आएगा, उसके अगर हम रियल वैल्यू में कन्वर्ट करें। लेकिन अब बात रियल की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं किसकी, रैशनल की। रैशनल और रियल में फर्क है, हम बात कर रहे हैं रैशनल की, हम वैल्यू पे नहीं जा रहे, हम रियल की बात कर रहे हैं, रैशनल की। रैशनल जो P/Q की शेप में लिखे जा सके वो रैशनल कहलाते हैं। रियल नंबर होते हैं जो 1 पॉइंट समथिंग, अब पॉइंट के बाद कितनी लिमिट है, वी डोंट हैव लिमिट ना, वो भी इनफाइनाइट है। तो हम कहते हैं जो रैशनल नंबर है, पहले हम उसको बात करें, हमने इवन नंबर को देखा, हमने ऑड नंबर को देखा, हम रैशनल नंबर की तरफ आ रहे हैं। तो हम रैशनल नंबर में ये कह रहे हैं कि अगर आपका प्रोसीजर जो है वो गलत होगा तो आप कभी भी काउंट नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर प्रोसीजर को सही कर लें तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इनकी मैपिंग 1 to 1 कर सके। आप कह सकेंगे ये पहला नंबर है फर्स्ट, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, और ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपीट हो चुका है, 1 आ चुका है, तो इसको आप स्किप कर देंगे, इसको आप काउंट करेंगे, इसको आप स्किप कर देंगे 3/3 को, 2 इसी तरह 4/4 को आप स्किप कर देंगे। तो ये नंबर आप स्किप करके बाकी जो वैल्यू जनरेट करेंगे वो नंबर काउंट करते जाएंगे। तो आप कहेंगे ये रैशनल नंबर जो वर्थेबल थे वो हमने उनको नेचुरल नंबर के ऊपर मैप कर लिया। इस तरह मैप करने से वो प्रोसीजर में क्या हो जाएंगे, नंबर काउंटेबल बन जाएंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने जब ट्यूरिंग मशीन बताई थी आपको, मैंने कहा था ट्यूरिंग मशीन में लैंग्वेजेस हैं, वो हैं रिकर्सिव, जो इसको ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करती है, और दूसरे हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। अब इन्यूमरेशन का कंसेप्ट आपको याद होगा, इन्यूमरेशन का कंसेप्ट होता है कि इनम अगर आप सेट बनाते हैं तो उसमें आप जो एलिमेंट है उनको नंबरिंग करते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। मिसाल अगर आप डेज का एक सेट बनाते हैं, प्रोग्रामिंग में आपने सीखा होगा डेज। अब डेज में आप क्या कहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर आपने सेट के अंदर मंडे रखा है पहला m, दूसरा ट्यूसडे रखा है, तो मंडे की वैल्यू क्या होगी 1, ट्यूसडे की 2, वेडनेसडे की 3, थर्सडे की 4। इस तरह से आप सेट बनाते हैं। इसी तरह अगर हम मंथ रखते हैं, आप जनवरी फरवरी, तो आप जनवरी की 1 रखते हैं, ये इनम होता है, इसको हम कहते हैं इन्यूमरेशन प्रोसेस। तो अगर हम इस सेट को काउंट करें डायरेक्ट में तो ये इन्यूमरेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम प्रोसेस बना ले जिसको हम इन्यूमरेट कर ले तो हम P/Q की शक्ल में लिखे जाने वाले तमाम नंबर को नेचुरल नंबर पे मैप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो P/Q यानी रैशनल नंबर, ये बन जाएंगे रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। रिकर्सिव नहीं है, ये क्या बनेंगे, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ये रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट ले लेंगे तो ये कभी भी काउंट नहीं होंगे। तो आप कहेंगे कि ये वो वाली प्रॉब्लम हम कहते हैं ना कि कोई प्रोसेस है, कोई मसला है, उसको ऐसे हल करने लग जाएं जहाँ से हल ना हो सकता हो, तो कभी भी आप हल नहीं कर पाएंगे। उस प्रोसेस को आपने पहले डायग्नोज करना है कि इसको किस तरह से मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इस शक्ल में देखें अब आप काउंट करें इस तरह से, डायगोनल में काउंट करेंगे तो ये काउंटेबल हो जाएंगे, और फिर आप इनको कॉरेस्पॉन्डिंग में नेचुरल नंबर पे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं 1 to 1। तो फिर आपका नंबर जो है 1 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, 1/2 सेकंड हो जाएगा, 2/1 थर्ड नंबर हो जाएगा, बजाय कि 1/3 थर्ड नंबर होता। तो वो प्रोसेस आपका गलत था, ये प्रोसेस सही हो जाएगा। इसकी अगर हम देखें कि इन्यूमरेशन प्रोसेस से तो हमने उस नंबर को काउंटेबल बना दिया, तो हम कहते हैं सेट ऑफ फ्रेश नंबर इज काउंटेबल। लेकिन कैसे काउंटेबल? बाय डिस्क्राइबिंग द इन्यूमरेशन प्रोसीजर। अगर हम ये इस प्रोसीजर को मिस कर देंगे तो हम गलती करेंगे। हम एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल हो सकता था, लेकिन हमने उसको अनसॉल्वेबल बना दिया, तो ट्यूरिंग मशीन उसको रिकॉग्नाइज करेगी। लेकिन प्रोसीजर अगर बना दें इन्यूमरेशन का तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इससे हम डेफिनेशन ड्राइव, और वो डेफिनेशन ये है कि जी अगर एस हमारे पास कोई सेट है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, हम उसका इन्यूमरेशन प्रोसीजर बना दें एस का, तो एस इज अ ट्यूरिंग मशीन दैट जनरेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एस वन बाय वन। इन्यूमरेशन प्रोसीजर को एक बार फिर बताएंगे। इन्यूमरेशन प्रोसीजर ये है कि किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के सेट्स को आप, इनफाइनाइट है वो एलिमेंट, लेकिन आप उन सेट्स को इस तरह से काउंट करें एलिमेंट को कि उसमें ऐसा ना हो कि एक तरह के एलिमेंट जो है वो उनका कभी नंबर ही ना आए, वो काउंट ही ना हो। इसके एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर मेरे पास एक सेट है सिग्मा, अब सिग्मा में एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक है। अब ये 3 एलिमेंट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं सिग्मा स्टार के अंदर जो स्ट्रिंग होंगी वो कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सर सिग्मा स्टार में जो स्ट्रिंग होती है वो पहली क्या होती है, लैम्डा, दूसरी क्या होगी ए, तीसरी बी होगी, फिर क्या होगी सी होगी। अगर आप इस प्रोसेस को यूं काउंट करने के बजाय आप बोले सर पहली स्ट्रिंग है लैम्डा, दूसरी है ए, तीसरी है डबल ए, और आपकी चौथी है ट्रिपल ए, और पांचवी है 4A, तो आप एस को तो काउंट कर लेंगे, बी का कभी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ए की आप काउंटिंग कब खत्म करेंगे, जब ए खत्म हो जाएंगे। अब सिग्मा स्टार क्या कहता है कि ए कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ए की स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, इनफाइनाइट। तो आप ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, 5A, 6A, 7A, आप करते 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 चले जाएंगे, आप इन्फिनिटी तक जाते हैं ये। आप ये तो नहीं कहते ये खत्म हो जाएंगे तो बी को काउंट करूंगा। अगर आपने ऐसा प्रोसेस किया कि ए खत्म होंगे तो बी को स्टार्ट करूंगा काउंट करना, तो ये प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे प्रोसेस से काउंट करें कि ए भी आए, बी भी आए, सी भी आए, वो प्रोसेस जिसमें सारे एलिमेंट काउंटेबल हों, मतलब दो इन्फिनाइट तक तो जाए लेकिन वो काउंट में आ रहे हों, तो वो प्रोसेस कहलाता है इन्यूमरेशन प्रोसीजर। मतलब अगर मैं सिग्मा स्टार को अगर स्ट्रिंग जनरेट करूं तो मैं ये कहूँ लैंग्वेज का जो पार्ट होगा उसमें लैम्डा ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, 5A की बजाय मैं बोलूँ ए, बी, सी, उसके बाद बोलूँ डबल ए, डबल बी, डबल सी, ए बी, बी सी, सी ए, सी बी, बी ए। मतलब दो, देखिए फिर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पहले जनरेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, फिर जनरेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, उसके बाद मैं यूं करूंगा ट्रिपल ए, डबल ए बी, डबल ए बी और बी डबल ए, इस तरह करके 3 जनरेट करूंगा। तो ये मेरा प्रोसीजर जो होगा वो प्रोसीजर कहलाएगा इन्यूमरेशन प्रोसीजर। बात समझ में आ गई? इन्यूमरेशन प्रोसीजर क्या होता है? जी सवाल किसने पूछा था? यस सर, समझ आ गई। यस सर, इन्यूमरेशन प्रोसीजर क्लियर हुआ आपको? मैंने पूछा था, क्लियर हुआ अभी? समझ आ गई सर। ठीक है, गुड। दैट्स ओके। तो ईच स्ट्रिंग इज जनरेटेड टू इन ए फाइनाइट टाइम। तो हम कहेंगे देखिए जी अगर हम इन्यूमरेशन मशीन बनाएंगे या इन्यूमरेशन प्रोसीजर बनाएंगे तो आप फिर उसको काउंट कर सकेंगे। वो जो प्रोसेसर है जिसमें बाइट, अगर नाइव प्रोसेस से जाएंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, लेकिन इन्यूमरेशन प्रोसेस से
वो काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, और डेफिनेटली वो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 हम किसी टाइम में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम इसको मैपिंग कर लें टाइम से, तो टाइम भी आपका इनफाइनाइट है और आपके पास स्ट्रिंग भी इनफाइनाइट है, तो दोनों सेट इनफाइनाइट है, इस पर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है। क्लियर है? तो इन्यूमरेशन प्रोसीजर में टाइम 0 पे आएगा आपके पास कोई चीज़, आप कहेंगे जी देखें स्ट्रिंग S1 है, वो टाइम x1 में कैलकुलेट हुई है, स्ट्रिंग x2 है, वो टाइम x2 में कैलकुलेट हुई है, स्ट्रिंग S3 है, वो टाइम x3 में कैलकुलेट या x नेचुरल नंबर पे उसे मैप करना है। तो इस तरह से आप चलते जाएं, ये प्रोसेस आपका इनफाइनाइट है, लेकिन आप तमाम तरह के नंबर्स को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। ठीक हो गया? चलिए अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन हमारी या क्या है। इफ ए सेट देयर इज एन enumeration procedure then the set is countable। ठीक है, if for a set there is an enumeration procedure तो वो सेट क्या कहलाएगा? काउंटेबल है। लेकिन अगर वो सेट का प्रोसीजर हम नहीं बना सकते तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अगर किसी सेट का हम प्रोसीजर ही नहीं डिफाइन कर पाएंगे कैसे उसको बनाना है, कैसे चलाना है, तो फिर वो कहलाएगा अनकाउंटेबल। आसान में आ रही है? तो ये हमने डेफिनेशन ड्राइव कर दी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल की, या तो प्रोसेस क्या हो, रिकर्सिव हो या रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो। ये एग्जांपल जो मैंने डिस्कस की थी तो काउंटेबल स्ट्रिंग्स की, अगर आप प्लस बनाएं ABC का प्लस या ABC के स्टार बनाएं तो स्टार में आपका लैम्डा आ जाता है, लेकिन प्लस बनाएं तो लैम्डा नहीं होगा। तो आपकी स्ट्रिंग ए से काउंट करेंगे, ए इसको काउंट करते रहेंगे, ये कभी भी काम नहीं करेगी। अगर आप स्ट्रिंग्स को यूं करेंगे लेंथ 1 की, लेंथ 2 की, लेंथ 3 की, लेंथ 4 की, ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर से इसको मेंटेन करें तो ये आपकी बेटर अप्रोच होगी जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी। तो लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 ये आपकी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, इन स्ट्रिंग्स की बेसिस हम कहते हैं काउंटेबल है। लेकिन अगर हम आते हैं थ्योरम की तरफ, इस तरफ हमारा सेट ये हुआ कि अगर ऑल ट्यूरिंग मशीन्स इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबल। हम कहते हैं देखिए जी इस वक्त जितनी भी ट्यूरिंग मशीन्स बन गई हैं वो सारी की सारी काउंटेबल है, लेकिन अगर आप उनका मर्जर बनाना चाहें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए पॉइंट को समझिएगा, मैं कहता हूँ कि जी जितनी भी प्रोग्रामिंग आपकी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनका कंपाइलर बना हुआ है, वो चल सकते हैं, आपकी मशीन रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन अगर आप उन कंपाइलर्स को मर्ज करते रहे आपस में और वो भी रेंडमली मर्ज करते रहे तो वो डेफिनेटली अगर आप मर्ज करके नया कंपाइलर बनाएंगे तो वो आपकी मशीन कहेगी भाई एक और कंपाइलर बन गया। लेकिन आप अगर उसको डायनामिक कर देंगे, एवरी टाइम नया कंपाइलर बन रहा हो और वो मर्जर बन रहा हो और उसका कोई प्रोसेस ना बताएं काउंटेबल का, तो वो अनकाउंटेबल हो जाए। इसकी एग्जांपल थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबल, लेकिन अगर हम उनका स्ट्रिंग्स की बात करें तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। एनी ट्यूरिंग मशीन कैन बी इनकोडेड विद द बाइनरी zeros and 1. फाइंड enumeration procedure for the set of Turing machine strings। अब स्ट्रिंग्स के लिए देखें, enumeration procedure बना रहे हैं हम, generate next binary string of zeros and 1 in proper order, check if string describes a Turing machine, if yes print a string on output tape, if no ignore the string। ठीक है, तो इस प्रोसेस से अगर हम चलते जाए कि आपके पास इनपुट स्ट्रिंग आए, अगर वो आप देखेंगे इन्यूमरेशन 12 पे है तो उसके लिए आप कह देंगे बिलोंग टू लैंग्वेज, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका प्रोसेस बन जाएगा इन्यूमरेशन का। आपके पास कोई भी इनपुट आया, उस इनपुट को आप क्या करते हैं? चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जवाब दे देते हैं, नहीं। इसके एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास आप कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं की हुई, मेरे पास एक फाइल आती है फोटोशॉप की, मैं उसको डबल क्लिक करूंगा तो मेरा जो कर्नल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पहले चेक करेगा क्या फोटोशॉप की एक्सटेंशन को ओपन करने के लिए कोई प्रोग्राम है, वो पहले चेक करेगा। अगर चेक करने के बाद उसको नहीं मिलेगा वो कहेगा नो, ठीक है, और अगर मिलेगा तो उसके साथ ओपन कर देगा। इसी तरह अगर वर्ड की फाइल है मेरी और वर्ड का पहले चेक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि वर्ड को ओपन करने वाला कोई प्रोग्राम है, तो अगर यस होगा तो इंस्टॉल कर, मैंने अगर MS ऑफिस इंस्टॉल ही किया हुआ तो मेरी वर्ड की फाइल जिसके अंदर इमेजेस वगैरह होंगे नहीं खुल सकेगी। ठीक है, मतलब हल दो गया, मैं उसको बोलूँ एक्सप्लिसिटली ओपन विथ करके मैं उसको फोर्स करूँ और वो बोले मुझे कि
डेटा आपका खराब हो जाएगा, मैं बोलूँ यस, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। तो यही वो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं जनरेट नेक्स्ट स्ट्रिंग zeros and one, और अगर आपके पास जो है वो इनपुट स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज तो यस, अदरवाइज इग्नोर कर दें। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर जी, सर कंपाइलर्स के अंदर जो स्ट्रिंग प्रोसेस होती है फिर वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है? मैं स्ट्रिंग तो आप कह रहे हैं इनफिनिट हो सकती है ना, तो फिर कंपाइलर किस तरह रिकॉग्नाइज करेगा उसे एट रन टाइम या फिर कंपाइल टाइम पे? तो यही जैसे हम कहते हैं परम्यूटेशन, लैंग्वेजेस की जो परम्यूटेशन होती है ना, उसको वो बना के बैकएंड पे स्टोर कर लेता है, उनमें से वो बिलोंग करेगी तो रिकॉग्नाइज कर ले, यानी स्टोर्ड होती है। जैसे आपने कीवर्ड बनाए हुए हैं वो स्टोर्ड होते हैं, उनके अलावा अगर नया कीवर्ड आएगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो। अगर आप if की बजाय IFF लिख देते हैं, रिकॉग्नाइज करता है? नो सर। नहीं करेगा ना। नहीं सर। सिमिलरली अगर आप एक ऐसी स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि मशीन का पार्ट नहीं है, आप वो इनपुट स्ट्रिंग देंगे तो मशीन के पार्ट में, जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें चेक करेगा, नहीं होगी तो इसको कह देगा no, और होगी तो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा, आउटपुट दे देगा। तो हमने ये जो इनोमिनेशन प्रोसीजर डिस्कस किया है यहाँ पे, लेट मी माइक अपना ऑफ कर दें भैया, जो डिस्टर्बेंस जी। देखिए इस स्क्रीन में देखें आप, ये जो आपकी इनपुट है वो न्यूमरेशन प्रोसीजर, वो कहता है जनरेट द नेक्स्ट बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है जो हमने प्रॉपर ऑर्डर डिस्कस किए रिकर्सिवली न्यूमरेबल के। चेक करेगा इफ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ ट्यूनिंग मशीन, जो आपने टेप 1 के ऊपर ट्यूनिंग मशीन बना के रखी हुई है, आपका इनपुट अगर वो किसी मशीन से बिलोंग करता है, इफ यस प्रिंट द स्ट्रिंग ऑन द आउटपुट टेप, वो कहेगा हाँ ये स्ट्रिंग का पार्ट है। अगर वो उन ट्यूनिंग मशीन्स में से किसी से बिलोंग नहीं करता तो ये क्या करेगा? इग्नोर कर देगा, प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब अगर मैं कीबोर्ड से कुछ ऐसा इनपुट दूं जो कि अंडरस्टैंडेबल है कंपाइलर को या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसका आउटपुट दे देता है। अगर कोई ऐसा इनपुट आता है जो प्रोसेसेबल नहीं है तो उसका क्या होगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, इग्नोर कर देगा या फिर वो गार्बेज देगा। डिफरेंट सिस्टम जो है डिफरेंट टेक्निक लगाते हैं। जो अब अच्छे वॉइस रिकॉग्नाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आप प्रेस करके बोलते हैं तो वो उर्दू जो प्रोनाउंसिएशन आप बोल रहे होते हैं वो उसको टाइप कर देते हैं, और अगर वो उसको समझ नहीं पाते तो वो कहते हैं सॉरी ट्राई अगेन, कुछ ऐसे करते हैं, और जो समझ नहीं पाते वो कुछ और लिख देते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस बनाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर समझ नहीं पाते तो वो क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। तो जो इनपुट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा पहले मशीन के ऊपर कि मशीन में उसकी डेफिनेशन है या नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो यूं कर लें, आप यूं समझ लें कि लेट्स सपोज आपका इनपुट है 0, तो आपकी कोई ट्यूनिंग मशीन होगी 0 को समझने के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपका इनपुट है 1, तो आपकी कोई ट्यूनिंग मशीन होगी जो 1 को रिकॉग्नाइज करेगी, या तो करेगी या नहीं करेगी। करेगी तो प्रिंट कर देगा यस, नहीं करेगी तो नो। तो अगर आपने मशीन से स्टोर की होंगी उनको प्रोसेस के लिए, तो वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा। जो मशीन नहीं होंगी जिस इनपुट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से आप बाइनरीज में इनपुट देते जाएंगे और हर इनपुट किसी न किसी मशीन के ऊपर मैप करेगा अगर उसको आउटपुट में आना है। अगर आउटपुट में नहीं आना तो मैप नहीं करेगा, नहीं मैप करेगा तो आउटपुट पे इग्नोर कर देगा। क्लियर? So for every input there should be a machine that process that input. If there is no machine, the data will not be processed. So
अब आप अगर देखें रियल नंबर की ये एक्टिविटी है कि अगर आप देखें रियल नंबर सिस्टम को कि काउंटेबल सेट है, क्या वो काउंटेबल सेट है? अगर हम देखें कि आपका 0.72, 0.71, 999999 के दरमियान और 0.72000 के दरमियान कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, सिर्फ आप दो नंबर के दरमियान ले लें, 0.720000 और 0.719999 कितने 99 हो सकते हैं? इनफाइनाइट। डॉट डॉट का मतलब है इनफाइनाइट। तो अगर आप इन दो नंबर के दरमियान के नंबर को काउंट करने लग जाए तो इन्फिनिटी तक चला जाता है, तो आप कभी इन दो नंबर के बाहर ही निकल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कभी आप इन दो प्रोसेस में इस तरह के जो नंबर सिस्टम है उसको काउंट नहीं कर सकते, और ना ही इसका कोई न्यूमरेशन प्रोसेस बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं, इससे हम डेफिनेशन ड्राइव करते हैं अनकाउंटेबल सेट्स की, और इसी अनकाउंटेबल सेट्स को मशीन के ऊपर मैप करेंगे। जी सर पिछली स्लाइड में बस सुना था सर, यहाँ पे आप कह रहे हैं रियल नंबर। सर रैशनल नंबर तो सबसेट है ना रियल नंबर्स के, तो दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। हाँ, तो वो भी कैसे, वो भी तो हम काउंट कर रहे हैं ना, दो नंबर्स के बीच में रैशनल भी इनफाइनाइट होते हैं और रैशनल भी इनफाइनाइट होते हैं, दोनों को मिला के रियल बना रहे हैं, तो ये कैसे काउंटेबल हो गया? नहीं या रियल देखिए, रियल नंबर हम कहते हैं, ये कह रहे हैं हम रैशनल नंबर जो है ना वो काउंटेबल हैं, लेकिन जो रियल नंबर है वो काउंटेबल नहीं है, क्योंकि 1/2 और 1/3 इसके दरमियान जितने भी नंबर बन सकते हैं वो रैशनल नंबर में P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। उनकी तो हम लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो नहीं है, जो रियल नंबर में है लेकिन रैशनल नंबर में नहीं आ रहे। तो रैशनल नंबर, जैसा आपने फरमाया कि रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, बट रियल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ऐसा ही है। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में नंबर्स की तादाद ज्यादा है। सही है। अगर आप 1/2 को लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 0.5, और 1/3 को लिखेंगे व्हाट? 0.33। अब 0.5 और 0.33 के दरमियान रैशनल नंबर कितने हैं? हाउ मेनी? इनफाइनाइट हैं। कितने हैं? हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट है सर, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर हम उनको काउंट करने लग जाए तो उनकी काउंट ही नहीं कर सकते। इसके अलावा अपने माइक ऑफ कर, जिसको सवाल पूछना हो अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा पहले सॉफ्ट करें, फिर उसके बाद सवाल पूछे, डिस्टर्बेंस ना जनरेट हो उसके। सुकून वाले माहौल में बैठे ताकि सवाल उसका समझ सके हम, फिर रेज एंड करें। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो रियल नंबर है वो अनकाउंटेबल है। अब इसकी एग्जांपल हम समझाते हैं ट्यूरिंग मशीन की पर्सपेक्टिव में कि रियल नंबर अनकाउंटेबल है, तो ट्यूरिंग मशीन अनकाउंटेबल कब होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और यूँ समझ लें कि ये एक किस्म का वो पंपिंग लेमा आ गया, जैसे हमने पंपिंग लेमा कॉन्टेक्स्ट का पढ़ा था, रेगुलर का पढ़ा था, इसी तरह से यूँ समझ लें कि हम यहाँ बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन की कंप्यूटेबिलिटी पावर को। तो ट्यूरिंग मशीन की जो कंप्यूटेबिलिटी पावर है वो उन लैंग्वेजेस को डिसाइड कर सकती है जो डिसाइडेबल है, यानी जो रिकर्सिव है या रिकर्सिवली न्यूमरेबल है। जो नॉन रिकर्सिव है वो उन लैंग्वेजेस जो है वो ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज नहीं करती, या ट्यूरिंग मशीन की कंप्यूटेबिलिटी पावर से बाहर है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट्स को। हमने कहा कि जी जो सेट इज अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल, सिंपल डेफिनेशन है, मतलब उसको काउंट ना किया जा सके किसी तरीके से। तो अगर हम S ले लें, S हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन कौन सा है? काउंटेबल सेट है। तो अगर हम उसका पावर सेट बनाएं वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। S काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट है, उसका पावर सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल है, क्योंकि उसके एलिमेंट का हम मर्जर बना रहे हैं, और मर्जर भी डिफरेंट परम्यूटेशन के साथ। जैसे S हमारा अगर काउंटेबल है और उसकी स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर लें, S1 S2 S3 S4 S5,
और हम इनको सेट्स को जब सबसेट बनाएं तो हम ये कहेंगे लेट्स सपोज हमारे जो सबसेट्स बनेंगे एस के, उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज पहले सेट में है नल, दूसरे में है S1, तीसरे में S2, चौथे में क्या होगा S1 S2, पांचवें में क्या होगा S1 S3 S4 S5 S1 S4 S5। अब इसका लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ जिससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लिखने का तरीका ये है कि आप जब सेट्स को लिख लेंगे तो उसके मर्जर बनाएंगे, डिफरेंट मर्जर बना लेंगे, तो उनसे आप नया सेट ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे मर्जर बन रहे हैं S1 S3 S1 S4 S1 S5 S1 S6, उस तरह से चलाते जाएंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब हम कहें कि किसी भी टाइम स्नैप के अंदर, टाइम शॉट के अंदर अगर हम इनकी इंकोडिंग जनरेट करें, जैसे हमने Q1 Q2 और A1 A B C की इंकोडिंग जनरेट की थी ट्यूरिंग मशीन में, अगर हम इन स्ट्रिंग्स की इंकोडिंग जनरेट करें तो हम ये कहेंगे जो हमारे पावर सेट के एलिमेंट हैं, हम ये सारे स्ट्रिंग जो कि इनफाइनाइट हैं उनको एक सीक्वेंस में रखेंगे, और पावर सेट के अंदर जो हमारे पास पावर सेट है उसमें जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि इस स्ट्रिंग के सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है हमारे पावर सेट में उसमें 1 कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरा सेट है, इसमें इसको S2 और S3 है, तो जहाँ S2 और S3 होगा उसको हम 1 कर देंगे और बाकी तमाम एलिमेंट को 0 कर देंगे। अब तीसरी चीज़ ये है कि S3 S4 S5 इस तरह से एलिमेंट हों उसको हम 1 कर देंगे और फिर 0 कर देंगे। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हम ये कहते हैं ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक कंसेप्ट आपको याद होगा कि PDA में भी हमने देखा था या रेगुलर लैंग्वेज में देखा था हमने कि अगर एक मशीन एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, एक M1 मशीन है वो एक लैंग्वेज L1 को रिकॉग्नाइज करती है, तो हम ऐसी मशीन बना सकते हैं, ऐसी मशीन भी एग्जिस्ट करती है जो इसकी कॉम्प्लीमेंट को रिकॉग्नाइज करती है। इज इट है कि नहीं ऐसा? यस सर। ये रेगुलर में भी हमने किया था, रेगुलर भी उसके ऊपर कंप्लीट थी, फिर हमने इसको उसमें देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री में, और कॉन्टेक्स्ट फ्री में हमने AN BN CN का जो प्रूफ किया था वो इसी तरह से किया था। AN BN CN को हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो ट्यूरिंग मशीन उसको रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन PDA रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब हम ये कहेंगे कि ये जो लैंग्वेज है S1 सेट, इसको आपकी ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करती है। वो क्या करेगी, आप इसकी डेफिनेशन जो है सेट को रिकॉग्नाइज करने वाली वो ट्यूरिंग मशीन बना के आप यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में इसको रख देंगे। तो जैसे इनपुट S1 आएगा उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसका प्रोग्राम लोकेट करेगा और रिकॉग्नाइज कर लेगा। S2 आएगा उसको लोकेट कर लेगा, S3 आएगा उसको लोकेट कर लेगा, 4 कर लेगा। लेकिन अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट निकालें, वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि मैं डायगोनल में अगर ये एलिमेंट ले लूँ, और ये एलिमेंट क्या है, इसमें क्या होगा S1 S2 और S3 नहीं है। अब देखिए जो एग्जिस्टिंग 3 मशीनें ले रहा हूँ मैं, इसको इन्फिनाइट भी कर सकता हूँ, इन्फिनाइट वे में समझ लें, बना के देख लीजिएगा कि मैंने ये 3 मशीनें ली, इनकी मेरे पास डेफिनेशन मौजूद थी, लेकिन अगर मैंने डायगोनल में कुछ एलिमेंट लिए तो मेरे पास उनकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ऐसी मशीन नहीं है जो इस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करे। ऐसी मशीन तो है जो S1 को अंडरस्टैंड करे, ऐसी तो है जो S1 S2 को S3 को अंडरस्टैंड करे, S1 S3 S4 को। लेकिन जो ये रिजल्टेंट मशीन बनी है हमारे पास बनी है S1 S2 S1 S2, नोट करें, देखें S1 S2 है, यहाँ पर S1 है, S2 S3 है, S1 S3 S4 है, लेकिन S1 S2 नहीं है। इसका मतलब है ये मशीन ऐसी थी जो हमारी डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसको हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद फिर हमारा दोबारा डायगोनल लें, तो इसकी मशीन की डेफिनेशन की वजह से नई मशीन जो ऐड करेंगे ये फिर हमारा डायगोनल चेंज हो जाएगा। अनदर डायगोनल लें, तीसरा डायगोनल लें, तो हम ये कहेंगे कि जो नया डायगोनल से नया एलिमेंट बनाते हैं वो हमारी ट्यूरिंग मशीन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। सो सर रिपीट कीजिएगा सर। जी सर रिपीट कीजिएगा वो जो डायगोनल वाला था। देखिए हम अगर ये कहें कि हमारे पास पावर सेटअप बनाते हैं कितना एलिमेंट का, हमारे पास S1 है, S2 है। S1 क्या है, व्हाट इज S1? S1 इज ए स्ट्रिंग, समझ रहे बात?
S2 इज ए यस सर स्ट्रिंग, S3 इज ए स्ट्रिंग S4 इज ए स्ट्रिंग। ये हमने बना दी और 0s 1 की है। अब इसका अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो पावर सेट क्या होता है? सबसेट ऑफ इन एलिमेंट का मर्जर। तो एक एलिमेंट में 1 होगा, यस एक सर में एक से ज्यादा होंगे, यानी सबसेट्स बनाएंगे इसके पावर सेट्स में। पावर सेट में तो सर सारे सबसेट होते हैं ना उसके, यहाँ पे तो काफी मिसिंग है। इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। मैं ये पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा आपने पहले ही बोल दिया। हमारे पास जो सेट है वो क्या है? इनफाइनाइट है। और जो सबसेट को होगा वो क्या, वो पावर सेट क्या बनेंगे? इनफिनिट। इनफाइनाइट भी, लेकिन उनकी इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? मल्टी डायमेंशन। इनफिनिटी 2 पावर मल्टी डायमेंशन हो 2 पावर जाएगी। इनफिनिटी। समझे आप? ये जो सेट है वो यूनी डायरेक्शन फाइनाइट है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर उसका हम पावर सेट बनने लग जाएं तो पावर सेट में जो एलिमेंट मर्ज मिलाएंगे उनका कोई फॉर्मेट बन जाएगा हमारे पास। किसी भी फॉर्मेट से मिला सकते हैं ना उसको। इनफाइनाइट एलिमेंट को नए सेट में इंक्लूड करने का कोई पैटर्न हम फिक्स कर सकते हैं कि बस इस पैटर्न से फिक्स हो, तो किसी भी पैटर्न से ऐड हो सकते हैं। सही। हम ये ड्राइव करते हैं कि देखें इनफाइनाइट सेट तो काउंटेबल है, लेकिन अगर उसका पावर सेट निकालेंगे वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कंट्राडिक्शन के लिए कि लेट्स सपोज ये जो पावर सेट है वो काउंटेबल है। ये पंपिंग लेमा आ जाएगा यहाँ पर। अज्यूम किया कि पावर सेट क्या है? काउंटेबल है। वी अज्यूम द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट आर काउंटेबल। तो अब टाइम 1 0 पे आपने इनकोडिंग जनरेट की, टाइम 2 पे, टाइम 3 पे, टाइम 4 पे। ये इनकोडिंग का मतलब है ये सेट 1 है, S1 S2 है, ये S1 S2 S3 है, सॉरी S4 है, S3 नहीं है इसमें। इसमें S1 S2 3 और 4 नहीं है, 5 है एंड सो ऑन। अभी कहते हैं इस तरह से आप ये डायरेक्शन क्या है? इनफाइनाइट है। ये डायरेक्शन क्या है? इनफाइनाइट है। अब अगर आप किसी टाइम पे जाके कहें टेक द पावर एलिमेंट, पावर सेट एलिमेंट whose bits are complement in the diagonal, कॉम्प्लीमेंट करके डायगोनल में और उनका वो ले रहे हैं आप क्या करेंगे? जो 0 था 1 कर देंगे, जो 1 था वो 0 कर देंगे। वो डायगोनल यूं ले लें, यूं ले लें, किसी भी तरीके से ले लें। डायगोनल लेने का मतलब ये है, अगर मैं यूं लूं पहला, इसका मतलब मैं फर्स्ट एलिमेंट्स को ले रहा हूँ सबके, सब मशीन्स के, जो डिफरेंट हो जाएगा। यूं लेने से फायदा ये है कि ये डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट ऑर्डरिंग में काउंट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी फर्स्ट मशीन का पहला एलिमेंट है, दूसरी का सेकंड, तीसरी का तीसरा, चौथी का चौथा, इस तरह कर सकते हैं, या आप इस तरह कर सकते हैं, या आप यहाँ से ले सकते हैं, या आप यहाँ से ले सकते हैं। मल्टीपल डायगोनल कहीं से भी ले लें। तो आप जब डायगोनल में एलिमेंट लेंगे और कॉम्प्लीमेंट करके लेंगे तो न्यू एलिमेंट ये बन जाएगा। ये न्यू एलिमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डायगोनल, ये आपकी मशीन से बिलोंग नहीं करता था। तो यहाँ से हम एक वो निकाल रहे हैं प्रूफ कि अगर मशीन किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती भी हो, उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूरिंग मशीन में भी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसको वो रिकॉग्नाइज करेगी लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लिहाजा आउटपुट ये आया कि देयर आर सम लैंग्वेजेस व्हिच आर नॉट कंप्यूटेबल बाय ट्यूरिंग मशीन। तो बाइनरी स्ट्रिंग में अगर हम देखें 0 0 1 1, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। तो हम कह देंगे कि आपकी ट्यूनिंग मशीन में जो नया एलिमेंट आया है वो नया एलिमेंट आपकी किसी भी सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर सकता था। ये येट नया एलिमेंट है, येट अनदर एलिमेंट। लिहाजा अगर हमारे पास ये मशीन उसके नए एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखती तो हम कहते हैं कि मशीन कैन सॉल्व प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम, ट्यूरिंग मशीन कैन सॉल्व all type of problem, but there are some problems which are not solvable by Turing machine. तो t must be हमारे पास कोई टाइम, किसी भी टाइम हम कैलकुलेट करें, t must be ti, कोई भी टाइम ले लें आप, तो ith bit of the encoding of t is complement of ith bit of the ti। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट लें, किसी टाइम 0 पे, टाइम 1 पे, टाइम 2 पे, टाइम I ले लिया हमने जनरेट, किसी भी ith नंबर ऑफ टाइम पे हम बिट पे फ्लिप करें। फ्लिप करने के बाद जो स्ट्रिंग जब बनेगी वो येट अनदर स्ट्रिंग होगी जो कि पहले से मशीन में एग्जिस्ट नहीं करती।
तो new element must be the TI, the power set of element which should be belongs to the language, but this is not. That's impossible from the definition of TI. The ith element of the TI must be complement of itself, but ऐसा नहीं हो रहा. ये contradiction है और ये contradiction prove कर रहा है कि language computable नहीं है. तो हम कह देंगे यहाँ से contradiction से हम निकाला हमने कि power set 2s of the s is uncountable. Although s is countable, but 2 power s is uncountable. यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जो a plus a कामा b स्टार लगाते हैं हम ये, इसकी जो स्ट्रिंग्स बनेंगी ये तो काउंटेबल हैं, क्योंकि इसकी तो हम रेगुलर भी वो बना सकते हैं, रेगुलर लैंग्वेज NF DF बना सकते हैं. वो नहीं बनेगा तो हम इसका वो बना लेंगे PDA बनेगा, लेकिन PDA नहीं बनेगा तो हम उसकी ट्यूरिंग मशीन बना लेंगे. बट अगर हम इसकी पावर सेट एलिमेंट ले लें इनका और हम ये कहें कि हर पावर सेट एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू लैंग्वेज, इट्स नॉट पॉसिबल. ये इनफाइनाइट है और काउंटेबल है, और पावर सेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा लेकिन अनकाउंटेबल होगा. तो इन स्ट्रिंग्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं, न्यूमरेट कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन बना के या कोई एडवांस मशीन बना के जो इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन हो, वेरिएंट यूज करके. वी कैन एन्यूमरेट द स्ट्रिंग बट वी कैन नॉट एन्यूमरेट द पावर सेट ऑफ दीस एलिमेंट्स. इसका अगर एक और प्रूफ देखें तो आप ये कह सकते हैं लैंग्वेज S सबसेट है, ये लैंग्वेज 1 जो है सबसेट है. इस तरह लैंग्वेज 2 हो गया L2, इस तरह लैंग्वेज 3 हो गया L3. आप बनाते जाएं, जितनी भी बनाएंगे आप कहेंगे कि ठीक है ये लैंग्वेज थी, इसके लिए मशीन M1 है. ये दूसरी लैंग्वेज है, इसके लिए मशीन M2 है. तो तीसरी लैंग्वेज होगी, इसके लिए मशीन M3 होगी. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें से कोई भी सबसेट लें और उसकी मशीन एग्जिस्ट कर रही हो. बन तो सकती है लेकिन आपकी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पे एग्जिस्ट कर रही हो, ये पॉसिबल नहीं है. बात समझ में आ रही है या ऊपर से गुजर रही है? एक बार फिर बता दी, सर एक बार फिर बता दी. बोला था ना इसलिए. जैसे हम कहते हैं ना, देखें मैं आपको प्राइम नंबर की एग्जांपल देता हूं. मैं कहता हूं देखें जी आज तक बिगेस्ट प्राइम नंबर ये है. हम ये नहीं कह सकते कि इससे बड़ा प्राइम नंबर नहीं होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि इससे बड़ा प्राइम नंबर जरूर होगा, क्योंकि जब तक हम कंप्यूट नहीं कर सकते तब तक हम कोई क्लेम नहीं कर सकते. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. हो भी सकता है तो कौन सा होगा वो कंप्यूट करेंगे. जब हमारी मशीन की पावर बन जाएगी तो हम उससे बड़ा नंबर कैलकुलेट कर लेंगे. हम कहेंगे ये n+1 हो गया, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा n+2 हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये लास्ट नंबर है, इसके बाद नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारी मशीन के अंदर वो पावर ही नहीं होगी कि हम ये बता सकें कि इससे बड़ा पावर नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. लिहाजा हम कंक्लूड ये करते हैं कि देयर आर सम प्रॉब्लम व्हिच आर नॉट कंप्यूटेबल बाय ट्यूरिंग मशीन. तो अगर इन तमाम सेट्स को हम L1, L2, L3 को लैंग्वेजेस बना लें जो हम सबसेट बना रहे थे, तो ये जो लैंग्वेजेस होंगी वो अनकाउंटेबल होंगी. तो हमारे पास जो कंक्लूजन ये आया था कि हम कहते हैं देखें जी लैंग्वेज जो है ना वो अनकाउंटेबल है जबकि मशीन काउंटेबल है. बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आया कि लैंग्वेजेस कितनी है अनकाउंटेबल और मशीन कितनी है काउंटेबल. क्योंकि मशीन काउंटेबल क्या है कि जो मशीन बनाते जाते हैं उसको हम नेचुरल नंबर के ऊपर मैपिंग करते जाएंगे. हम कहेंगे फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, लेकिन मशीन्स की तादाद कितनी होगी वो काउंटेबल होगी. जब भी बन जाएगी हम कहेंगे +1 +1 +1 काउंटर चलता जाएगा. लेकिन लैंग्वेजेस कितनी एग्जिस्ट करती हैं, दे आर अनकाउंटेबल. क्योंकि आपकी लैंग्वेजेस जो है वो तो लैंग्वेजेस के मर्जर से भी बढ़ जाएंगी. वो सिक्वेंशियल में ग्रो नहीं कर रही, वो यूनी डायरेक्शन यानी यूनी डायरेक्शन इनफाइनाइट में नहीं जा रही, वो मल्टी डायरेक्शन इनफाइनाइट में जाएंगी. तो यहाँ से हम कहेंगे कि मशीन M लैंग्वेज L1 के लिए, मशीन हमने L2 लैंग्वेज थी उसके लिए मशीन M2 बना दी, L3 लैंग्वेज आई मशीन M2 बना दी. अगर हम इस तरह से मैपिंग करते जाएं तो हमारी ये हो जाएगी काउंटेबल 1-to-1 मैपिंग. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस का सेट है वो काउंटेबल होना चाहिए. अगर लैंग्वेज का सेट हो काउंटेबल तो फिर हम मशीन का सेट तो काउंटेबल ऑलरेडी है, तो हम इसकी 1-to-1 मैपिंग कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये 1-to-1 मैपिंग हो रही है तो ये
काउंटेबली इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जो हमारा सेट x है ना, वो x है सबसेट ऑफ 2 पावर s। x इज अ सबसेट ऑफ 2 पावर s। लिहाजा हम यूं नहीं कह सकते ये सबसेट कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि 2 पावर s इज अ सबसेट ऑफ x। ऐसा नहीं कह सकते हम, यानी ये इक्वल नहीं है। आपके x के एलिमेंट की तादाद जो है वो कम है, जबकि 2 पावर s के अंदर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2 पावर s, और 2 पावर s जो है वो अनकाउंटेबल है। x हमारे पास काउंटेबल है, लेकिन 2 पावर s यानी पावर सेट एलिमेंट है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। हम इससे ये लैंग्वेज डिड्यूस करते हैं कि देखें जी L1 जो है उसके लिए मशीन M1, L2 के लिए मशीन M2, L3 के लिए मशीन M3, L4 के लिए मशीन L4, M4, R5, 6, 7, ऐसे ये मशीनें, लैंग्वेज क्या है, इनफाइनाइट है, मशीन इनफाइनाइट है। बट देयर इज ए सम लैंग्वेज L of K for which machine does not exist. There is no machine that can compute that particular language. So Turing machine के अंदर हम ये कहते हैं कि Turing machine are countable, but languages are uncountable। और वो जो हम होल बनाते थे कि ये जो हम डायग्राम उसको वेन डायग्राम से शो करते थे रेगुलर के लिए, फिर हमने कहा था कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए, यहाँ हम ट्यूरिंग मशीन की जो लैंग्वेज होंगी उनसे भी कुछ बाहर लैंग्वेज जनरेट करेंगे। वो L of K जो है वो ट्यूरिंग मशीन से बाहर लैंग्वेज होगी, जो कि ट्यूरिंग मशीन उसको सपोर्ट नहीं करती है, ट्यूरिंग मशीन उसको कंप्यूट। तो कंक्लूजन हमारे पास हुआ, देयर आर सम लैंग्वेजेस नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, दोज लैंग्वेजेस कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय एल्गोरिथम। जी, जो कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे क्लास को, तो वैसे मैंने बताया था आज इतना ही कवर करवाऊंगा, फिर मेरी मीटिंग है। We have 2 minutes more। अटेंडेंस लगा दें। जी क्या फरमा रहे हैं सर? वो अटेंडेंस थोड़ी सी जो आवाम 5 मिनट लेट हुई थी उनके लिए सर। कौन बात कर रहे हैं? सर अब्बास। बस 5 मिनट लेट आए थे। 5 मिनट कहाँ लेट आए थे यार? सर अपॉइंटमेंट की 6 मिनट लेट आया था सर। मैं भी सर लेट आया था सर, थोड़ा प्रॉब्लम था कंप्यूटर में इसलिए। सर मैं भी 5 मिनट लेट था सर। मैं अपना नाम बताता जाए, मैं लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं इतना सपोर्ट कर दूंगा। चले आप कम से कम आए, आपने जहमत की आने की। एक तो अब्बास है, अब्बास नंबर बताओ ना, सीरियल नंबर जल्दी से। सीरियल नंबर अब्बास याद नहीं है? 05118007 सीरियल नंबर है 007। अब्बास का सीरियल नंबर है 43, प्रेजेंट है। पहले किसने बोला होगा आपकी जगह? और दूसरा बोले। नुमान अहमद। नसीम अली लगा दी। नुमान अहमद सर। थैंक यू सर। रशीद। नुमान, ठीक है। आकिब रशीद सर। आकिब, अच्छा। बाकी अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें जी, अगले वीक हम इंशाल्लाह आपका मिड टर्म लेंगे, मिड 2। तैयारी कर लीजिए सर। अरे एमसीक्यू बेस्ड ही होगा जैसे कोई चीज होते हैं सर, उसके बारे में बताएं। क्योंकि उसमें सवालात होंगे, आपको अटैच करने होंगे, मैं मैन्युअली चेक करूंगा उनको बाद में। जो पॉलिसी है ना वो भी हमें बताएं। ईमेल आई है ना ये पॉलिसी में भी कंफ्यूजन थी। जो ईमेल आई है उन्होंने कहा कि आपको आई थिंक 8 या पता नहीं क्या डेट दी हुई है, उस वक्त तक सिलेक्ट करना है ना सर। वो हमें कंफ्यूजन ये है कि हम उसमें ये चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में 65 या 75 फॉर एग्जांपल मार्क्स आए हैं, तो क्या हम ये किसी एक सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी जीपीए काउंट होकर सीजीपीए हो जाए? वो तो ये क्वेश्चन। और ऑप्शन है ना उसमें, आपने चेक किया अभी तक पोर्टल?
सर पोर्टल चेक किया था लेकिन वहाँ पे समझ नहीं आई। और सर दूसरा ये कि हमें तमाम सब्जेक्ट्स के लिए सेम पॉलिसी जो है वो करनी होगी सिलेक्ट, या फिर डिफरेंट कर सकते हैं? अब मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर पोर्टल में आप देखें कि हर सब्जेक्ट के सामने अगर चेंज ग्रेड का है, मेरे पास तो क्योंकि है नहीं ना वो ऑप्शन, आप स्टूडेंट के पास होगा, अगर हर सब्जेक्ट के सामने ये जो चेंज ग्रेड है ना, आई और पास फेल वाला ऑप्शन, इसका मतलब ये हुआ कि वो हर ग्रेड सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। और अगर वो स्टूडेंट मतलब हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है? के लिए जी, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए वो डिफरेंट हो सकता है? मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शन आ रहा है आपके पोर्टल में, पोर्टल आप शेयर करें ना अपना पोर्टल, आपके पास जो आ रहा है पोर्टल शेयर किया उन्होंने? एक सेकंड सिर्फ मैं आपको करता हूँ ईमेल शेयर करते हैं जल्दी से, मेरी मीटिंग यार 5 मिनट पहले ज्वाइन करना था। जी सर एक सेकंड। तमाम डिपार्टमेंट्स की मीटिंग है वो। मिड टर्म के बारे में थोड़ा बताएं सर, कैसे होगा? मिड टर्म जो मिड वन में कवर हुआ था उससे लेके हमारा जो है वो पीडीए का पूरा टॉपिक कंक्लूड होगा। तो वो होगा, लेकिन सर किस तरह का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे सर? मतलब वही एलएमएस पर जिस तरह वैसे ही होगा सर? क्वेश्चन भी होंगे, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस सर। और एलएमएस पर जैसे वो करते वैसे ही होगा सर? एलएमएस भी होगा, एमसीक्यूज भी होगा और अटैच क्वेश्चन होगा जो आपने सॉल्व करके पेपर पे उसकी फोटो अटैच करनी है। सर कितने टाइम का होगा और क्वेश्चंस? जी क्वेश्चन वो होगा 2 घंटे का होगा सर, 2 घंटे का 2 आवर्स। सर मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ विथड्रॉ और फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, ये प्लीज अलाउ कीजिएगा। नहीं अभी तो उन्होंने 2 ही ऑप्शन दिए ना, विथड्रॉ और फ्रीज। यस सर, अभी तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए आपको, विथड्रॉ और फ्रीज का। सही है। वो जो पास फेल और आई ग्रेड वाला है ना वो भी बाद में आएगा, तो उसमें यही ऑप्शन होगा। अब देखें विथड्रॉ एक कोर्स का आ रहा है, सब कोर्सेज का आ रहा है? सब कोर्सेज का आ रहा है सर। सब कोर्सेज एक ही दफा विथड्रॉ करना है? यस सर, वो नीचे लिखा हुआ है कि आप एक दफा विथड्रॉ करें तो फिर नहीं हो सकता। कोर्स का अलग आ रहा है ना विथड्रॉ? यस सर। और फ्रीज ही होता है। फ्रीज का भी नीचे अलग बटन बना हुआ है। तो ये अलग अलग आएगा मेरे ख्याल, ये हर सब्जेक्ट के लिए अलग बनाएंगे। मतलब हम हर सब्जेक्ट में अलग पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं? ये हम कर ही रहे इसीलिए हैं, इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफरेंट टीचर का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो उसमें हम ये रख रहे हैं कि यार अगर स्टूडेंट ये समझ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, फाइनल मैं एक्सटर्नल का देना चाहता हूँ, मैंने बताया था ना आपको, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आज ये मीटिंग है, मैं डिस्कस कर लूँगा, अगर कोई हुआ तो पॉइंट इससे पूछ, ठीक है? ठीक है। और सर एक और ये कि हम ये चाहते हैं कि हमारे सब में जो टीचर ग्रेड असाइन कर रहा है वो हमें मिल जाए, ठीक है? तो उसके बाद हमें फाइनल की वापस आके एग्जाम की, एक्सटर्नल वाले एग्जाम की जरूरत तो नहीं होगी, हम डायरेक्ट जीपीए में अपना काउंट करवा सकते हैं जिस तरह हमारा रेगुलर। ये बता दो, ये वो जो ग्रेड है ना आपको फाइनल जो टीचर देगा, वो ग्रेड बताने के बाद ही आपको सिलेक्ट करना होगा इनकम्प्लीट पास है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? इनकम्प्लीट का सर क्या मतलब हुआ? इनकम्प्लीट का हुआ कि बाद में एक्सटर्नल वाला एग्जाम होगा, ग्रेड देगा, उसके जो दिन मार्क्स है, मिसाल टीचर ने आपको दिए 70 मार्क्स, वो 70 मार्क्स कन्वर्ट हो जाएंगे 60% में, बाकी 40% का आपका फाइनल होगा। अच्छा, मतलब मैं बात तो वही है सर कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 70% मार्क्स को बोल है, ठीक है, जितनी जीपीए बनती है उस हिसाब से मेरी सीजीपीए बन जाए,